हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो हमने लास्ट वीडियो में अपना जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका एक टॉपिक कवर किया था। कौन सा टॉपिक कवर किया था? पीएच से रिलेटेड हमने टॉपिक कवर किया था। आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में भी तो पढ़ना है ना, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो आज वाली वीडियो में हम जो है सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सब कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड टाइमली मिल सके। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए फटाफट जाकर और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहले हम ना चैप्टर जो है आगे लेकर चलते हैं, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अभी तक ना हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसे कि पीछे हम पिछले सेक्शन में जो मैंने आपको पढ़ाया एसिड बेसिस में, हमने रिएक्शंस करी थी। रिएक्शन बेसिस में जैसे हमने एसिड को बेसिस के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा था? सॉल्ट मिल रहा था। ठीक है, कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, लेकिन अभी हमें पता तो लगाना है ब्रीफली ये सॉल्ट आया कैसे, बना कैसे, और इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हमने इतना देखा है कि जो भी हम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, चाहे वो जनरल रिएक्शन है या हमने कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से उसको करके देखा है, तो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, अब सॉल्ट के नाम से आपके माइंड में क्या आता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। सब बच्चों के दिमाग में आएगा सॉल्ट यानी कि NaCl, टाटा नमक, देश का नमक, है ना। हाँ बच्चों, NaCl आपके पास सॉल्ट है, लेकिन हम आज सिर्फ NaCl के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, KCl, ठीक है, ये आपके पास ये भी सॉल्ट है। तो और कौन सा सॉल्ट है? K2SO4, ये सारे सॉल्ट है। अभी इस सब के बारे में पढ़ोगे। NaCl सिर्फ एक सॉल्ट, अकेला सॉल्ट नहीं है। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, और भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉल्ट? ये आखिरकार सॉल्ट है क्या? इस सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? चलिए देखते हैं सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है। हाँ जी, ये डेफिनेशन देखो बच्चों, सबसे पहले तो इजी वाली डेफिनेशन है जो आप पढ़ भी चुके हो, कि कंपाउंड्स फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड सॉल्ट। जब हम एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ कराते हैं, ये कह सकते हो जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो ये तो आपके पास इजी सी डेफिनेशन है। ठीक है, कि सॉल्ट की, कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आप रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं सॉल्ट की डेफिनेशन में, कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर मिलता है। अब हम देखते हैं बड़े बच्चों वाली डेफिनेशन, जो आपकी 10th क्लास वाले बच्चों की डेफिनेशन है। क्या है? और सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम अ एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, अ साल्ट इज फॉर्म, अ साल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक कंपाउंड है, वो कैसे बनता है? फ्रॉम अ एसिड। तो हम यहाँ पे एसिड ले लेते हैं कोई भी, मान लो मैंने HCl लिख लिया है। ठीक है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, एसिड के अंदर ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। किसी मेटल के साथ हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। मान लो हमने ले लिया है सोडियम, ले लिया है, Na ले लिया है, इसको हटा के उसने क्या कर दिया है? उसकी जगह ले लिया, तो यहाँ पे Na लग जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl बन गया ना।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लग गया, Cl नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो डेफिनेशन क्लियर हुई यहाँ से। क्या होता है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम अ एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह हमने किसी मेटल को लगा दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने क्या करा है, इस H2H को हमने K से रिप्लेस कर दिया है। पोटेशियम भी आपके पास क्या है, मेटल है, उसने इसकी जगह ले लिया है, हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से क्या बन गया है K2SO4। ये भी आपके पास क्या है, सॉल्ट है। तो समझ में आई, क्लियर हुई यहाँ से क्या डेफिनेशन है। सॉल्ट वाली डेफिनेशन में सॉल्ट आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कैसे बनता है, जब हम किसी एसिड में हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, किसी मेटल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। या हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई एसिड प्रेजेंट है और उस एसिड में जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जगह कोई और मेटल ले लेगा तो हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी ये डेफिनेशन, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट सिर्फ आपके पास एक नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। NaCl ही एक आपके पास सॉल्ट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जैसे अभी हमने K2SO4 भी एक सॉल्ट बनाया है, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए यहाँ से कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट है, कलर्स में भी हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। एक सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट आपके पास हैं। तो यहाँ से आप इस फोटो से, इस पिक्चर से आप देख भी सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ से देखिए, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। अब आपने देख लिया है सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक बात बोल रहे हो। इन अ वे वी कैन से दैट सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट के क्या है, दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। एन एसिड एंड अ बेस, एक एसिड और एक बेस, क्योंकि एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बना है, हम कह सकते हैं। सो द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ बेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट का जो नेम है ना, वो दो पार्ट से बनेगा। कैसे, पहला पार्ट जो कंसिस्ट है उसके नेम का, वो डिराइव होगा बेस से, और दूसरा पार्ट जो है सॉल्ट का, वो कहाँ से बनेगा, एसिड से। अब हम क्या है, हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं ना, और आजकल आपने देखा ही होगा, ये ट्रेंड चला है कि बच्चे का जो नेम होता है उनके पेरेंट्स के हाफ ऑफ नेम से बनता है। जैसे आप बात करते हो, जैसे शाहिद कपूर है, और मीरा कपूर है ना, तो मीरा का MI और शाहिद का शाह, तो क्या बना, मीशा, है ना। तो बेबी का नाम क्या है, मीशा। ऐसे ही हमने क्या करा है, हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया है यहाँ से, ठीक है। कैसे, ये H का पॉजिटिव पार्ट, Cl का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा सॉल्ट बना है, NaCl, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, बेस का फर्स्ट पार्ट, जो सॉल्ट का बेस का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम कहाँ से आएगा, बेस से। तो बेस क्या है, सोडियम, तो यहाँ से क्या होएगा, सोडियम, और यहाँ से एसिड से आएगा क्लोरिक एसिड का क्लोराइड। तो समझ में आया कि जो आपके पास एसिड है और बेस है, दोनों क्या है, पेरेंट्स है। इन पेरेंट्स से मिलकर आपका सॉल्ट बन रहा है, और उस सॉल्ट का नाम भी पेरेंट्स के नाम का हाफ होगा ना। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको ये चीज़ कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एसिड और बेस को जो है उस सॉल्ट के पेरेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि उस सॉल्ट को वो एसिड और बेस की हेल्प से बनाया गया है। तो हमने उस सॉल्ट का नाम भी उन एसिड और बेसिस के नाम से रखेंगे। जो सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, नेम का, बेस के नाम से, और सेकंड पार्ट एसिड के। तो एज ये तो बात की हमने सॉल्ट के नेम की। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ना ये चीज़, तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से।
हाँ जी, अब हमने सॉल्ट की बात कर ली कि सॉल्ट बनता कैसे है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है, मान लो हमारे पास दो सॉल्ट्स है NaCl और KCl। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कॉमन क्या है, कॉमन कौन सी आयन है, कॉमन क्लोरीन है, यानी कि हमारे पास क्लोरीन एनायन कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दोनों में आई हुई है, NaCl में भी और KCl में भी। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली, क्योंकि इसके अंदर Cl नेगेटिव यानी कि एनायन क्या है, कॉमन है। अब दूसरी फैमिली की बात करते हैं, मान लो क्या है, NaCl है और Na2SO4 है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। क्या कॉमन है यहाँ से, कॉमन आपके पास Na पॉजिटिव है यानी कि केटायन है। तो कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू सोडियम फैमिली, इट बिलोंग्स टू सोडियम फैमिली। तो समझ में आया, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सॉल्ट्स कौन सी फैमिली में रहते हैं। ये डिपेंड करता है उनके बीच में क्या केटायन कॉमन है और क्या एनायन कॉमन है, ठीक है, कौन सी केटायन कॉमन है, कौन से एनायन कॉमन है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन एनायन कॉमन थी, तो दैट मीन्स ये क्लोरीन की फैमिली से बिलोंग करता है, और यहाँ पे आपके पास सोडियम की केटायन जो है कॉमन थी, तो ये फैमिली कौन सी हुई, सोडियम फैमिली हुई। तो ये आपकी एक्टिविटी है NCERT की 2.4.1, वहाँ से आप एक्टिविटी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, यही सब उसमें लिखा है। तो आपको क्लियर तो हो गया होगा टॉपिक, एक बार अपनी एक्टिविटी भी जो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। समझ में आया यहाँ से, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स नोट कर लीजिए से यहाँ से। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल हैविंग pH 7। मैं क्या कहती हूँ कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेसिस स्ट्रॉन्ग है उनका जो है वो न्यूट्रल रहेंगे और उनका pH जो है 7 रहेगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ये तो हमें पता है। और कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यहाँ से ये है ना। अब बच्चों ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ये सॉल्ट न्यूट्रल ही होगा कि हमेशा न्यूट्रल ही बनेगा ये सॉल्ट। तो भाई इसकी वैल्यू हमेशा pH की 7 पे रहेगी, ना नीचे जाएगी 7 से ना ऊपर जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारे पास सॉल्ट बना है इसकी वैल्यू हमेशा न्यूट्रल रहेगी, ना इसकी वैल्यू कम होगी ना इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? इतना ज़्यादा स्टेबल है? नहीं ना, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये। तो इसके कुछ एक्सेप्शन केस हैं। मैं अभी आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, एक एग्जांपल ही है, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास दो कंट्री है, 2 कंट्रीज हैं, एसिडस्तान एंड बेसिस्तान। अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मान लो एसिडस्तान के पास भी जो है 20,000 सोल्जर्स हैं और बेसिस्तान के पास भी 20,000 सोल्जर्स हैं। अब दोनों आपस में फाइट करेंगे, दोनों के सोल्जर्स इक्वल हैं, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा फाइट का, दोनों के सोल्जर्स इक्वल है, दोनों में फाइट हो रही है, तो कैसा आएगा? न्यूट्रल आएगा। ना इसके तरफ रिजल्ट ज़्यादा होगा ना इसकी तरफ रिजल्ट ज़्यादा होगा, दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा? न्यूट्रल आएगा। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने या स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, तो उनकी वैल्यू कैसी आएगी? न्यूट्रल आएगी, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसके सोल्जर्स भी स्ट्रॉन्ग है, इसके सोल्जर्स भी स्ट्रॉन्ग है। डैट मीन्स आपका pH क्या है? 7 आएगा। सिमिलरली अगर एसिड स्टांस में जो आपके पास सोल्जर्स हैं वो हो गए 10,000 और बेसिस स्थान में 20,000 ही हैं, ठीक है। कौन स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ पे? बेसिस स्थान स्ट्रॉन्ग हुआ ना, बेसिस स्थान स्ट्रॉन्ग हुआ, तो आपका किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिस स्थान का, स्ट्रॉन्ग बेसिस स्थान का इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये इफेक्ट इसका ज़्यादा है, ठीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये कैसा है? बेसिस स्थान है, ठीक है। सिमिलरली अभी हम केस आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर होगा। मान लो एसिड स्थान के पास 20,000 सोल्जर्स हैं और इसके पास 10,000 सोल्जर्स हैं। अब किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? यहाँ से एसिड स्थान ज़्यादा पावरफुल होगा ना, तो यहाँ से आपके पास ये वाला पावरफुल है,
तो सिमिलरली अगर हम एसिड बेस की बात करते हैं, मान लो आपने अगर आपके पास वीक एसिड है और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा जीत में? जो सोल्ट बनेगा आपके पास वो किसके उसमें इफेक्ट में, उसका पीएच किसके इफेक्ट में ज़्यादा होगा? बेस का, क्योंकि बेस क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7 होगी। पीएच वैल्यू इज मोर देन 7 अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है जब हमने पीएच स्केल को देखा था कि जो 7 पे वैल्यू न्यूट्रल थी, अगर 7 से कम जाते तो एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर 7 से ज़्यादा जाते तो बेसिक बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो डैट मीन्स अगर आपके पास बेसिस आपके पास स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बेसिस आपके पास स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो सॉल्ट भी बेसिक नेचर को ज़्यादा फॉलो करेगा ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा, तो इसका पीएच कैसा हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, जो आपके पास सोल्ट बन रहा है, ये सोल्ट बना है, ये कैसा बनेगा? एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। और आपको पता है पीएच स्केल पे एसिडिक बिहेवियर में एसिड की वैल्यू पीएच 7 से कम होती है, तो यहाँ पे पीएच क्या होगा? pH is less than 7। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो आपका अगर आपके पास एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, सोल्ट बनते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोल्ट हमेशा न्यूट्रल हो, हमेशा pH 7 को शो करे। pH 7 से कम भी हो सकता है और pH 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो यहाँ से कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी, मोर देन 7 होगी। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो पीएच की वैल्यू आपके पास 7 से कम होगी। तो यहाँ से यही आपकी पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ना, ये चीज़ क्लियर हुई है चीज़? एक बार देख लीजिए, इसे बाय वर्ड देखना है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हो और अपने आप भी लिख सकते हो। अब हाँ जी बच्चों, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमें जो समुंदर है उससे सॉल्ट मिला है, ठीक है, NaCl आपको समुद्र से मिला है, तो सिर्फ आपको NaCl ही, जो सोडियम क्लोराइड है वही सिर्फ समुद्र से नहीं मिला, बहुत जो सारे सॉल्ट्स हैं वो भी आपको वहीं से मिलते हैं, ठीक है। समुद्र में सिर्फ NaCl नहीं, और भी बहुत तरह के सॉल्ट जो हैं प्रेजेंट हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे, आज सिर्फ हम NaCl के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, NaCl के बारे में ही पढ़ेंगे। और केमिकल्स जो है कॉमन सॉल्ट से कैसे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम NaCl को लेकर चलेंगे। और NaCl क्या है? रॉ मटेरियल की तरह वर्क करेगा। रॉ मटेरियल क्या? उसकी हेल्प से हम और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बनाएंगे जो हमारी डेली यूज़ में भी हमारे पास यूज़ होती हैं। तो कॉमन सॉल्ट यहाँ पे हम NaCl को यूज़ करेंगे, उसकी यूज़ से हम बहुत कुछ बनाएंगे, देखते हैं सॉल्ट्स बनाएंगे। कॉमन सॉल्ट क्या है? और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये एक रॉ मटेरियल है जो आपके केमिकल्स को बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। जो कॉमन सॉल्ट आपके पास बना है, कॉमन सॉल्ट हम यहाँ पे NaCl लेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर वेरियस मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ होंगे, फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, ठीक है। आप ये सारे केमिकल्स देख रहे हो, ये इनके केमिकल नेम है, अभी केमिकल नेम भी पढ़ेंगे ये, और ठीक है, ये हमारे पास डेली हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना। तो ये सब कैसे बनेंगे? ये सारे आपके पास किससे बनेंगे? NaCl की हेल्प से बनेंगे। NaCl क्या है? एक हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे उसे, ठीक है। हम इनके बारे में, पूरे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, बना कैसे है, इनका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसा है, क्या क्या यूजेस हैं, सब कुछ हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल किसको लेंगे? हम NaCl को लेंगे। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। चलो देखते हैं कैसे एक सिंगल सब्सटेंस इतनी सारी सब्सटेंस को बना सकता है। हम एक सिंगल सब्सटेंस की हेल्प से इतने सारे सॉल्ट्स बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं? क्या क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा और
प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इनकी केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, केमिकल नेम पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इन सब के बारे में जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, केमिकल नेम पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे कैसे बने हैं और इनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज वाली वीडियो में नहीं, इससे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करके आइए, जो मैंने आपको समझाया है उसको पढ़िए। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का pH, इन सब के बारे में ब्रीफली समझिए। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शन आती है, इनके यूजेस पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझना। फिलहाल अपना जो सॉल्ट्स वाला पार्ट है, जो मैंने समझाया डेफिनेशन, उसे स्ट्रॉन्ग करके आना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, कमेंट्स करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोज़ का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फटाफट जाकर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। दोनों के लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सॉल्ट्स वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।